न तोप से, न तलवार से, न पिस्तौल के वार से अपराध पर अंकुश लगाया कुणाल ने वेतन के मार से। ये एक आईपीएस के बारे में लिखी गई पंक्तियां हैं। वो आईपीएस जिसने सड़क पर गुंडों को रस्सी से बांध करके घुमाया और जनता को बताया कि तुम्हारा रखवाला तुम्हारे साथ खड़ा है, जिसके तबादले को रोकने के लिए एक बार केंद्रीय मंत्री को बिहार आना पड़ा और यहां आकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री को फटकार लगाई और धमकी दी कि तुम्हारी सारी कारगुजारियां मैं इंदिरा गांधी को बता दूंगा, जिसने बॉबी हत्याकांड को सुलझाने के लिए जमीन से गड़े मुर्दों को निकाल करके उनसे सबूत निकाले और तत्कालीन मुख्यमंत्री से कहा, साहब आपकी छवि बेदाग है, जनता जो भी सोचती हो, लेकिन इसमें हाथ मत डालिएगा वरना हाथ गंदे हो जाएंगे। ये कहानी है उस आईपीएस अफसर की जो अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की सभाओं में नहीं जाता था। नहीं, इसलिए नहीं कि मतभेद हुआ करते थे या राजनीति से कोई परहेज था, इसलिए क्योंकि सभाओं में लोग आते तो थे मुख्यमंत्री को देखने के लिए, लेकिन जब यह अधिकारी पहुंचता था तो लोगों की नजरें 90 अंश पर घूम जाया करती थी और वो अपने चहेते आईपीएस, अपने रखवाले की तरफ देखने लगती थी। कौन था वो आईपीएस? अंदाजा आपको लग गया होगा, नहीं लगा है तो नाम था उसका किशोर कुणाल। आज जुर्म@8pm में जो हम कड़ी चला रहे हैं, जो रखवाले हैं हमारे, जो पुलिस वाले हैं, उनकी कहानियां आपको सुनाई जाए, उसी कड़ी में तीसरा एपिसोड है और आज हम आपको किशोर कुणाल की कहानी सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम जुर्म@8pm, जिसमें हम पहले अपराधियों के बारे में बात करना शुरू किया, पुलिस वालों पर बात कर रहे हैं। पुलिस वाले वो जिन्होंने समाज में एक अलग ढंग का असर छोड़ा, प्रभाव छोड़ा। और उसी कड़ी में बात आज हम कर रहे हैं बिहार के आईपीएस, बिहार में जन्मे, गुजरात कैडर के थे, आईपीएस थे किशोर कुणाल की। किशोर कुणाल का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ 12 जून साल 1950 को और 1972 बैच से, गुजरात बैच से आईपीएस बनते हैं। अभी फिलहाल की बात करें तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास इकाई के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा उनके कामकाज पर बात करें, उसके अलावा समाज में उन्होंने एक और अलग ढंग से योगदान दिया। जो पटना जंक्शन के पास में महावीर मंदिर है, उसके संस्थापक हैं। 1998 में कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए महावीर कैंसर अस्पताल भी खुलवाया है। ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा एक और छोटी सी घटना आपको बताएं, 16 अक्टूबर 2019 की है। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई चल रही थी। किशोर कुणाल की लिखी हुई किताब में जो नक्शा पेश किया गया, बनाया गया था, उसे हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह के द्वारा पेश किया गया अदालत में और मुस्लिम पक्ष के तरफ से जो पक्षकार थे, उनकी हरकत याद है आपको। उन्होंने उस नक्शे को 5 टुकड़ों में फाड़कर फेंक दिया था और कहा था, मैं इसे सबूत नहीं मानता हूं। हालांकि उसी के अगले रोज बाकायदा सबूतों के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राम मंदिर जो है, राम मंदिर ही है, वहां पर किसी मस्जिद का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये उनकी कहानी थी। एक जो इतर एक इंट्रोडक्शन बनता है, वो कहानी थी। अब आपको हम बताते हैं एक जो मुझे पसंद आई घटना, या यूं कहें कि जो एक तरीके से फैसिनेट करती है लोगों को और बताती है कि किशोर कुणाल का जो तरीका था, जो उनका ऑरा था, वो इतना स्ट्रांग और इतना पॉपुलर क्यों बना। तो कहानी है, एक डालमिया ग्रुप रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मिल करके एक सीमेंट घोटाला हुआ था बिहार में बहुत पहले। उसकी कहानी है, उसकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। तो जो घोटाला हुआ था उसको पकड़ा भी था किशोर कुणाल ने, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। जांच किसी और अधिकारी ने की थी, लेकिन कार्रवाई इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। जब कार्रवाई हुई तो जो अधिकारी उस वक्त पर एमडी हुआ करते थे, वो छोड़ करके चले गए और नई पोस्टिंग हुई आत्माराम सरावगी की। आत्माराम सरावगी ने आते ही आदेश दिया कि जितने भी डालमिया ग्रुप के रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फ्लैट्स हैं, उनको खाली करवा दिया जाए जहां पर लोग गलत तरीके से या फिर आपसी साठगांठ से रह रहे हैं। उसी कड़ी में फ्लैट्स खाली कराने का आदेश आया। तो फ्लैट्स खाली करवाने का तरीका दो होता है, एक तो आदेश दिया जाए कि भैया खाली करिए, तो कर दिया जाता है। एक होता है कि नहीं होता है, तो फिर लोगों को आप भेजते हैं अलग अलग ढंग से। तो लोगों को भेजा गया। इसी कड़ी में एक विजय बहादुर सिंह थे, पत्रकार थे, रोहतास जिले के, रिपोर्टर्स यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे। वो भी डालमिया ग्रुप रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ही एक फ्लैट में रहा करते थे। उनको खाली करवाने के लिए लोग जाते हैं और विजय बहादुर सिंह की हत्या हो जाती है। और इसमें तब किशोर कुणाल की एंट्री होती है। किशोर कुणाल उसी रात में जो अपराधी थे जिन्होंने हत्या करी थी, उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। पैदल मार्च उनको करवाते हुए जेल ले जाया गया। ये तमाम कार्रवाई हुई, लेकिन
सवाल फिर भी उठ रहा था कि पत्रकार की हत्या कर क्यों दी गई, विजय बहादुर सिंह की हत्या क्यों की गई, क्योंकि साधारण आदमी नहीं थे, जिला लेवल पे अच्छे पत्रकार थे, रिपोर्टर्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे। सवाल उठे कि हत्या किसने करवाई है, किसके आदेश पर हत्या की गई है। किशोर कुणाल के दिमाग में इसके बाद एक नाम आता है आत्माराम सरावगी का, जिनकी नई नई पोस्टिंग हुई थी जब इस घोटाले को पकड़ा गया और जो पूर्व एमडी थे वो छोड़ करके जाते हैं, नई पोस्टिंग होती है आत्माराम सरावगी की, उन्हीं के आदेश पर यह सब कुछ हो रहा था। और किशोर कुणाल जो है गिरफ्तारी करने के लिए जाते हैं, भेजते हैं एक थानेदार को कि जाओ आत्माराम सरावगी को गिरफ्तार करके लेके आओ। किशोर कुणाल पहले ही बिहार पुलिस के रवैये से वाकिफ थे, बड़े अधिकारी थे, तो नीचे के अधिकारी कैसे काम करते हैं वो सब कुछ पता होता है। उनको अंदाजा लग रहा था कि कहीं ये अधिकारी बिक ना जाए, ये थानेदार जाकर वहां बिक ना जाए। आधे घंटे हुए, आधे घंटे में वो थानेदार वापस नहीं आया। किशोर कुणाल को पूरी तरह से यकीन हो चला था कि मामला कुछ गड़बड़ हो गया है, कहीं थानेदार बिक चुका है। किशोर कुणाल जाते हैं आत्माराम सरावगी के दरवाजे पर, जो जेल से कुछ ही दूर पर था, थाने से इनके कुछ ही दूर पर था, और जाते हैं वहां पर और 3-4 बार दरवाजे पर आवाज दी जाती है, कोई दरवाजे से जवाब नहीं आता है। किशोर कुणाल इसके बाद सोच में पड़ते हैं क्या किया जाए, किस तरीके से घुसा जाए। और इसके बाद किशोर कुणाल को एक आइडिया आता है कि दीवार फांद करके घर में घुसा जाए और उसके बाद अंदर का जायजा लिया जाए और गिरफ्तारी की जाए आत्माराम सरावगी की। किशोर कुणाल अपने 2 कांस्टेबल्स के साथ गए हुए थे, उनकी मदद से तीनों लोग अंदर जाते हैं, तीसरे की मदद करते हुए। अंदर नजारा सन्न करने वाला था। अंदर थानेदार सोफे पर टांगे फैलाए लेटा हुआ था। आत्माराम सरावगी अपनी टाई बांध रहे थे। जाहिर सी बात थी, कोई जेल जाने के लिए टाई बांधेगा नहीं, साफ मतलब था कि थानेदार ने व्यवस्था कर दी थी और रातों रात आत्माराम सरावगी की फरारी की कहानी लिखी जा चुकी थी। लेकिन फरारी के रास्ते में खड़े थे किशोर कुणाल, और वो फिर कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन। अंदर जाते हैं और उसके बाद आत्माराम सरावगी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और उनको पता चल चुका होता है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। फिर भी वो सवाल पूछते हैं, क्या मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है? इसके बाद जवाब आता है कि आपको क्या लग रहा है फिलहाल की स्थिति को देखते हुए। और इसके बाद आत्माराम सरावगी को गिरफ्तार किया जाता है। पैदल मार्च करते हुए एक बार फिर से थाने लाया जाता है। पैदल मार्च करवाना किशोर कुणाल का बड़ा पसंदीदा शगल था। उनका मानना था कि पैदल मार्च करवाने से जनता के बीच में संदेश जाता है कि पुलिस में कोई काम कर रहा है, और बहुत जरूरी होता है जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसका मैसेज भी उतनी ही ताकत के साथ लोगों में पहुंचना चाहिए जिनके लिए भी आप काम कर रहे हो, तब उस काम की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है और यकीन उसके बाद मिलता है। यही चीज किशोर कुणाल का फॉर्मूला था। और इसके बाद उनको ले जाया जाता है। इसके बाद तबादले की बात आ जाती है और मामला यहीं अटकता है। एक आदत थी, उस वक्त के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा, और कहा जाता है कि डालमिया ग्रुप रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लोग जब मिलने जाते थे तो साथ में एक ब्रीफकेस हुआ करता था और उसके बाद आदेश अपने हिसाब से पारित करवा लिए जाते थे, ऐसा कहा जाता है। और इसके बाद किशोर कुणाल के तबादले का आदेश आता है। जो गुंडों पर लगाम थी उस जिले में, रोहतास जिले में या उसके आसपास के इलाके में, तो किशोर कुणाल ने काफी कंट्रोल कर दिया था। लेकिन मामला बिगड़ गया। जैसे ही तबादले का आदेश आया, 15 ठाकुरों की हत्या गुंडों ने मिलकर के कर दी। एक बार फिर से रोहतास जिला, उसके आसपास का इलाका जुर्म के, क्राइम के कैद में जाने वाला था और किशोर कुणाल का ट्रांसफर किया जा चुका था। किशोर कुणाल से उस वक्त के पुलिस मुखिया कहते हैं कि अभी रुक जाइए, मतलब कि जो आधिकारिक आदेश था वो पारित हो चुका है, लेकिन मौखिक रूप से वो कहते हैं रुक जाइए, चार्जशीट तो फाइल करके जाइए, तब तक आप आसपास का कानूनी व्यवस्था भी देख लीजिए। और इसके बाद बड़ा मामला, बहस होता है, तमाम चीजें होती है, लेकिन किशोर कुणाल रुकते नहीं है। चार्जशीट वगैरह होती है, उसके बाद वो छोड़ करके चले जाते हैं। ट्रांसफर की एक और कहानी है जो हमने आपको शुरू में बताई थी, वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये ट्रांसफर पहली बार नहीं था, कई बार इनका ट्रांसफर किया जा चुका था और कई बार ऐसा मामला हुआ था। लेकिन ये वाला जो ट्रांसफर था, इसमें देश के रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों के नाम सामने आए थे। मुख्यमंत्री को फटकार लगी थी बिहार के, वो भी एयरपोर्ट पर जब स्वागत करने वो गए थे रेल मंत्री का, वहीं पर पहली बात जो सुनाई दी कि क्या कर रहे हो जगन्नाथ, ऐसे कैसे कर दिया तुमने, इतने बड़े अधिकारी का, जो हमारी कांग्रेस सरकार की इज्जत को बचा रहा है, उस अधिकारी का तबादला करके उस इज्जत पर और ज्यादा कालिख लपेटना चाहते हो। बड़े सवाल खड़े हुए थे। कहानी क्या थी? सीमेंट घोटाला जो हुआ था, जिसकी दूसरी कहानी हमने आपको सुनाई, उसके थोड़ा पीछे चलते हैं। बीपी जैन और पीसी जैन, डालमिया ग्रुप के दोनों लोग थे, बड़े ओहदेदार लोग थे, और माना जाता था कि वो ब्रीफ केस वाला सिस्टम चलाने में बीपी जैन और पीसी जैन का बड़ा हाथ हुआ करता था।
तबादले का आदेश आ गया जब इन्होंने कार्रवाई करी, उसके बाद ब्रीफ केस लेकर के फिर पहुंच गए। किशोर कुणाल को कोई अंदाजा नहीं था कि इनका तबादला होने जा रहा है, कि इन्होंने जो कानून का काम किया है, इतने बड़े घोटाले को पकड़ा है, उसके बाद इनका तबादला कर दिया जाएगा। किशोर कुणाल को कोई आइडिया नहीं था। इनकी जगह पर राजीव शाही की पोस्टिंग की भी तैयारी कर दी गई थी कि पदभार ग्रहण कर लेंगे, लेकिन इस बात का अंदाजा किशोर कुणाल को नहीं लगने दिया जाएगा। अब किशोर कुणाल को यह बात पता चल जाती है। पता कैसे चलती है? होता यह है कि किशोर कुणाल संडे होता है, उसके अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग के लिए आ रहे होते हैं पटना, और उनको कोई अंदाजा नहीं होता है कि उनका ट्रांसफर का ऑर्डर निकल चुका है। पटना आते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में बैठते हैं। केसी सिन्हा एक अधिकारी थे, वो बता देते हैं कि किशोर जी आपका ट्रांसफर हो गया है। किशोर कुणाल ये सुनते हैं और सन्न रह जाते हैं कि इतना अच्छा काम किया उसके बावजूद ट्रांसफर हो गया। उन्होंने कहा कि उनके जो लफ्ज थे कि अंदाजा तो था कि ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम देखते हैं अपना कामकाज, अब ट्रांसफर हो गया है तो हम आगे के लिए बढ़ते हैं। बोरिया बिस्तर बांध के चलते हैं। इन्होंने अपनी ईमानदारी का जो वो था वो मान के चलते थे। ईमानदार आदमी को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा सैलरी 1 रुपया कम नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा जो कुछ कर लेंगे उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, कानून हमारे भी हाथ में है, कानून के हम रखवाले हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं रह गई थी। जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गिरीश नारायण मिश्रा उसी सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके थे और बड़ा कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के थे। और वो जाकर के जगन्नाथ मिश्रा से मिलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है, ऐसा कहा गया है। गिरीश नारायण मिश्रा को भी तबादले का पता था। इसके बाद ये शाम को गिरीश नारायण मिश्रा जाकर के मिलते हैं किशोर कुणाल से और कहते हैं कि आपका तबादला होने जा रहा है, कुछ सोर्स नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि किशोर कुणाल ने कहा नहीं, हमें जुगाड़ सोर्स नहीं लगाना है, मुख्यमंत्री से बात हम नहीं करेंगे, हमारा तबादले का आदेश आ चुका है, तबादला हमारा होने दीजिए। गिरीश नारायण मिश्रा मनाते हैं, कहते हैं शाम को आपसे मिलते हैं। ये तमाम चीजें होती हैं। गिरीश मिश्रा चले जाते हैं और इधर किशोर कुणाल अपने घर पर रह जाते हैं। लेकिन अचानक से गिरीश मिश्रा का एक और फोन आता है किशोर कुणाल के पास और वो हैरानी भरे लहजे में पूछ रहे होते हैं, हमसे तो आपने कहा था कि मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा कौन सा सोर्स लगा लिया कि मुख्यमंत्री को डांट पड़ रही है? किशोर कुणाल सन्न रह जाते हैं कि मैंने तो कोई सोर्स नहीं लगाया, मुख्यमंत्री को डांट कैसे मेरी वजह से पड़ गई? तब गिरीश नारायण मिश्रा बताते हैं कि रेल मंत्री ने बिहार आकर के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को फटकार लगाई है। इसके बाद बड़े सवाल खड़े होते हैं कि बात ये रेल मंत्री तक कैसे पहुंच जाती है। रेल मंत्री के साथ कहानी क्या हुई थी? रेल मंत्री एपी शर्मा थे, वो बिहार आते हैं और इसी दौरान उनको कहीं से सूचना मिल जाती है कि जिसने बिहार की कांग्रेस सरकार के ऊपर जो धब्बा लगा हुआ था बहुत बड़ा घोटाले का, सीमेंट घोटाले का, उसको पर्दाफाश करने वाले आदमी का ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। जनता में गलत मैसेज जाएगा, पता चलता है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पहुंचे होते हैं और वहां पर गिरीश नारायण मिश्रा भी होते हैं। गिरीश नारायण मिश्रा के सामने ही जगन्नाथ मिश्रा को डांट पड़ती है और कहा जाता है कि उसका तबादला रोकिए आईपीएस का, नहीं तो इंदिरा गांधी को बता दिया जाएगा। मामला गंभीर हो चुका था, जगन्नाथ मिश्रा के ऊपर दबाव बनता है और उसके बाद जब दोपहर में ये लोग खाना खाने बैठते हैं तब फिर जाकर के एपी शर्मा पूछते हैं कि तबादले का कुछ किया या फिर इंदिरा गांधी को याद किया जाए। जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं ट्रांसफर रुक जाएगा। ये तमाम चीजें होती है, लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल किशोर कुणाल के दिमाग में था कि ये बात बताई किसने रेल मंत्री तक। फिर एक फोन आता है किशोर कुणाल को। किसका फोन हो सकता है? ये फोन था एपी शर्मा के समधी बीपी सिंह का। बीपी सिंह डालमिया ग्रुप में बड़े अधिकारी रहा करते थे एक वक्त पर। उन्होंने बताया कि रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हम जनसंपर्क अधिकारी थे, जनसूचना अधिकारी थे, और वहां से हमको यह पता चलता है कि आपका ट्रांसफर किया गया है। और इसके बाद बीपी सिंह यानी कि हम जो है जाकर के बताते हैं अपने समधी को, एपी शर्मा को, कि बड़ी भद्द पिट जाएगी आपकी, बचा लीजिए इस चीज को। और उसके बाद तबादला रोका जाता है। फिर इसके बाद एपी शर्मा और बीपी सिंह के साथ में बैठ करके किशोर कुणाल खाना खाते हैं, तमाम चीजें, बातचीत होती है और इस तरीके से कहानी खत्म होती है। कहानी वो जिसमें मुख्यमंत्री को देश का रेल मंत्री आकर के डांट लगाता है और धमकी देता है कि इंदिरा गांधी को बता दिया जाएगा। इंदिरा गांधी तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री थी। ये कहानी एक हो गई। इसके अलावा एक और कहानी है जो हम कह रहे हैं कि रस्से में बांध करके घुमाना जो है किशोर कुणाल का पसंदीदा शगल हुआ करता था। उसकी भी एक कहानी है। कहानी है कि तो बिहार के उस वक्त के होम सेक्रेटरी हुआ करते थे अभिमन्यु सिंह। वो एक दिन रास्ते से जा रहे थे और उसके बाद जो कुछ वो देखते हैं उसको पत्र में लिख देते हैं। पत्र में क्या लिखते हैं? पत्र में वो लिखते हैं, किशोर कुणाल से पूछते हैं
कि ऐसा कौन सा व्यवस्था है, किस कानून के तहत आप अपराधियों को सड़क पर रस्से में बांध करके घुमाते हैं। ये मैंने अपने आंखों से डाक बंगला चौराहे पर देखा है। किशोर कुणाल हाजिर जवाब भी थे, जितने सख्त वो अफसर थे उतने ही हाजिर जवाब आदमी भी थे। इसके बाद वो जवाबी खत लिखते हैं। वो कहते हैं कि पहला तो डाक बंगला चौराहे के पास में ही सेंट्रल जेल है, मैं वहां पर लेकर के जा रहा था अदालत के आदेश के बाद उनको। दूसरी बात लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि अतीत में जो है इस इलाके में डाक बंगला चौराहे में अपराधियों के भाग जाने की घटनाएं हुई हैं और सीआरपीसी के तहत पुलिस अधिकारी को इस बात की छूट मिली होती है। स्थिति परिस्थिति को भांपते हुए वो अपराधी पर किसी भी तरह के बंधन लगा सकता है, उसके आधार पर मैं रस्से से इनको बांध करके लेके जा रहा था। इसके अलावा जो आखिरी तर्क था वो बड़ा तगड़ा था। उन्होंने कहा इससे सरकारी ईंधन की बचत होती है, थोड़ी सी दूरी के लिए पैदल चलवा देते हैं और गाड़ी में तेल नहीं लगता है। इसके बाद अभिमन्यु सिंह खत पढ़ते हैं और खत का कोई जवाब नहीं देते हैं, उनको जवाब मिल चुका होता है। इसके अलावा बड़ी कहानियां हैं। एक मोहन बिंद नाम के डाकू की कहानी है, जिसने अपने गिरोह के सरगना को मारा और उसके बाद गिरोह का सरगना बन गया। रोहतास का बहुत बड़ा डाकू हुआ करता था। उसके सरेंडर की बात चल रही थी, पुलिस बड़ा परेशान थी। किशोर कुणाल का मानना था कि इसको अगर पकड़ लिया गया तो पुलिस की आधी ऊर्जा बच जाएगी, लेकिन बड़ा मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से किशोर कुणाल लगातार कार्यवाही किए जा रहे थे, मोहन बिंद पर भी दबाव बढ़ चुका था। मोहन बिंद ने ऑफर करवाया एक बड़े आदमी के जरिए किशोर कुणाल को कि हम सरेंडर करेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं हमारी कि हमको गोली ना मारी जाए, सुरक्षित ट्रांसफर हो, सुरक्षित हमारा सरेंडर हो, तमाम जैसी बातें। किशोर कुणाल एक बार के लिए राजी भी हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक और मैसेज आता है मोहन बिंद का कि उससे पहले हम आपसे मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप हमको सुरक्षित लेकर के जाएंगे, उसका अश्योरेंस हम आंख में आंख डाल करके लेंगे। अब किशोर कुणाल के सामने बड़ा सवाल था। मोहन बिंद जो चूंकि मतलब वो हाईलाइटेड क्रिमिनल था और एक तरीके से बड़ा सरदर्द बना हुआ था कानून व्यवस्था के लिए, पुलिस व्यवस्था के लिए, इसलिए मोहन बिंद पुलिस हेडक्वार्टर्स में इस बात की सूचना देते हैं। आकर के यहाँ पर मीटिंग होती है पुलिस हेडक्वार्टर्स में बड़े अधिकारियों के सामने। वो बताते हैं कि फिलहाल हमारी प्लानिंग क्या है। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से आता है कि धोखा दे दो तुम। धोखा किस चीज के लिए? धोखा इस चीज के लिए कि जब वो पहली बार तुमसे मिलने आए तभी उसकी गिरफ्तारी कर लो। लेकिन मोहन बिंद की जो एक अचानक से गिरफ्तारी, धोखा देकर के गिरफ्तारी जो होनी थी, उसके पक्ष में किशोर कुणाल नहीं होते और साफ मुंह मना कर देते हैं कि मैं धोखा देकर गिरफ्तारी नहीं करूंगा, भले ही मीटिंग ना हो। और उसके बाद मोहन बिंद हाथ से निकल जाता है। मोहन बिंद के बारे में यह चीज कहानी कही जाती थी कि उसके पीछे किशोर कुणाल बड़े भयंकर ढंग से पड़े हुए थे, लेकिन वो जबान के इतने पक्के थे कि एक अपराधी को जिसको पकड़ना था उसको भी जबान तोड़ करके नहीं पकड़ना चाहते थे, धोखा देकर के नहीं पकड़ना चाहते थे। ये बताता है कि ईमानदार आदमी हर परिस्थिति में ईमानदार रहता है। एक और कहानी है जो मोहन बिंद से ही जुड़ी हुई। मामला ये था कि इनको धरपकड़ जब सरेंडर नहीं हो पाया तो क्राइम बढ़ता चला गया। मोहन बिंद भी अपना कामकाज कर रहा था और पुलिस भी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। तो एक बार ऐसे ही हुआ, 4 आदमी मोहन बिंद के मारे गए, रोहतास में मारे गए। बिहार विधानसभा पटना में यहाँ पे बवाल मच गया, हंगामा मच गया कि ये फर्जी मुठभेड़ है, पकड़े जा चुके थे अपराधी और उनको किशोर कुणाल ने जानबूझ करके फर्जी मुठभेड़ में मार दिया है। इसको लेकर के बड़ा चिल्लपो होता है। इसके बाद जांच समिति बनाई जाती है। 2 अधिकारी होते हैं, एक होते हैं के रामानुजम और इसके अलावा एक झा जी होते हैं। झा जी की तबीयत खराब हो जाती है, वो नहीं जाते हैं। के रामानुजम को भेजा जाता है ये देखने के लिए कि आप जाइए उस घटना स्थल का मुआयना करके आइए पुलिस वालों के साथ, किशोर कुणाल के साथ, कि क्या सच में यह मुठभेड़ थी या फिर ऐसे ही मार दिया गया था। के रामानुजम जाते हैं, घटना स्थल का फीता उता निकालते हैं, अपना तमाम जांच चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक से फायरिंग हो जाती है। पहले तो लगता है कि गांव वाले फायरिंग कर रहे हैं हमें गुंडा समझ करके, पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की जाती है। उधर से फायरिंग और तेज हो जाती है, ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है। 20 जवान पुलिस के तकरीबन इधर से फायरिंग कर रहे थे और उससे भी ज्यादा संख्या में उधर से डाकू फायरिंग कर रहे थे। केवल रामानुजम IAS अधिकारी थे, दफ्तर में बैठने के आदी थे, बीहड़ में जाकर के गोलीबारी के बीच में जांच करने के आदी नहीं थे। के रामानुजम की हालत खराब होती है। वो कई बार किशोर कुणाल से कहते हैं गोलीबारी रुकवाओ, यहां सुरक्षित निकलो। किशोर कुणाल कहते हैं नहीं सर, आप महसूस करिए कि जब पुलिस वाले बीहड़ में आकर के एनकाउंटर करते हैं तो स्थिति परिस्थिति कैसी होती है। आप बिहार विधानसभा में बैठ के आपके इलेक्टेड विधायक नौटंकी करते हैं और उसके अलावा अधिकारी लोग आप जांच के नाम पर 4 ठो कलम चला देते हैं और हमारे ऊपर दबाव बन जाता है। महसूस करिए कि गोलीबारी के बीच में कामकाज कैसे हम करते हैं। के रामानुजम 2 मिनट के लिए चुप होते हैं। इसके बाद उनको गुस्सा और आता है और वो आदेश देते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा सीनियर अधिकारी, एक IAS अधिकारी तुमको आदेश देता है कि गोलीबारी रोको और यहां से निकल चलो। के रामानुजम डर गए थे। के रामानुजम उसके बाद
वापस आते हैं, पूरी पलटन वापस आती है। पुलिस वाले भी बड़े सदे हुए कदमों से निकलने की कोशिश करते हैं और कहते हैं आज जान बची फायरिंग से। लेकिन किशोर कुणाल ये साबित कर चुके थे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने 4 उन गुंडों को मारा था। अब ये कहानी रही। इसके अलावा एक और कहानी है। मामला ये था कि बस लूट की बड़ी घटनाएं हो रही थी किशोर कुणाल के कार्यकाल में। किशोर कुणाल जब पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि यहां पर बस बड़ी लूटी जा रही है। उसके लिए ये नायाब आइडिया निकालते हैं। आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि सादी वर्दी में पुलिस वाले जो है जाकर के बसों में बैठेंगे और जैसे ही गुंडे आएंगे, डाकू आएंगे, इनके ऊपर फायर खोल देंगे और उसके बाद भगा देंगे। इस तरह से गुंडों के ऊपर दबाव बनेगा, आतंक जो डाकू है उनके ऊपर दबाव बनेगा। ये किशोर कुणाल का बड़ा सफल तरीका था और बहुत जगहों पर बसों को लुटने से बचाया और थोड़ा सतर्क हो गए थे अब डाकू भी कि भाई सादी वर्दी में पुलिस वाले ही बैठ रहे हैं। लेकिन मामला एक होता है पुलिस के साथ में, और आज तो थोड़ा बहुत स्थिति बदली है, लेकिन आज से अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, 20-30 साल पीछे जाएंगे, तो उस वक्त का दौर ये हुआ था 2-3 दशक पहले। मामला ये हुआ करता था कि पुलिस के पास हथियारों की कमी होती थी। सारे अधिकारियों के पास, सारे पुलिस वालों के पास, इवन थानेदारों के पास भी हथियार उतनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होते थे। हथियार भी होते थे तो गोली नहीं होती थी। ये समस्याएं थी। तो ऐसे ही एक दरोगा जी थे। दरोगा जी भी सादी वर्दी में बैठते हैं, बस में अकेले बैठे होते हैं और इनके पास रिवॉल्वर नहीं होती है इनकी सरकारी। इनके पास एक देसी तमंचा होता है। गुंडे डाकू लूटने आते हैं, दरोगा साहब को पता नहीं क्या सूझता है, ये देसी तमंचा निकालते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग झोंक देते हैं। तमंचा फटता नहीं है, हाथ में चोट नहीं लगती है। फटते हैं तो जो डाकू थे, डाकुओं को कई गोली लगती है, भाग जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद दरोगा जी के ऊपर सवाल उठने लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सरकारी अधिकारी एक अवैध वेपन के जरिए अगर अपराधियों पर फायरिंग कर रहा है तो सवाल बड़ा उठता है। किशोर कुणाल के सामने बात आती है, लेकिन बात ये आती है कि जांच इसकी की जाए। जाहिर तौर पर थी कि उस दरोगा को सजा मिलने वाली थी। दरोगा भी डरा हुआ था कि हमने काम तो अच्छा किया लेकिन तरीका हमारा गलत था, सजा मिलेगी। लेकिन किशोर कुणाल थे जिन्होंने उसे कहा कि तुम्हें तिरस्कृत नहीं बल्कि पुरस्कृत किया जाएगा, तुमने कानून की रक्षा की है और भले ही थोड़ा बहुत इलीगल रहा है लेकिन उसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ है, जो अपराधी थे उन्हीं को सजा मिली है। यह बहुत जरूरी बात होती है, खास करके पुलिस अधिकारियों में जो टीम के साथ काम करते हैं उनके साथ में यह बात आती है। कई लोगों की आप पुलिस वालों की कहानियां सुनेंगे जो खास करके एनकाउंटर कर रहे होते हैं, अपराध पे नियंत्रण ला रहे होते हैं, बीहड़ इलाकों में होते हैं। वो इस चीज को बताते हैं कि वो टीम पर भरोसा हर हालत में करते हैं और टीम को भी इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम आप पर भरोसा करते हैं और उनकी गलतियों के लिए उनको सजा नहीं देते हैं। अगर गलतियां ऐसी ना हो कि जो बहुत बड़ा असर डाल रही हो कहीं पर, अगर साधारण गलतियां होती है तो जिस तरह साधारण कार्यवाही होती है और तमाम चीजें होते हैं, अधिकारी उससे अपने छोटे नीचे लेवल वाले कर्मचारियों को बचाते हैं और इस वजह से एक यकीन जो बनता है वही कभी जाकर के मुठभेड़ में, मुकाबले में काम आता है। अधिकतर अधिकारियों ने यह कहानी सुनाई है। किशोर कुणाल की भी ऐसी ही कहानी है। ये तमाम चीजें किशोर कुणाल की थी। फिलहाल अभी धार्मिक आदमी हो चुके हैं, संस्कृत के पढ़े लिखे आदमी हैं, संस्कृत के विद्वान हैं और देश भर में सकारात्मक जो माहौल बनाने का काम है उसको कर रहे हैं। तमाम गरीबों की मदद भी करते हैं, तमाम चीजें हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के उनकी कहानियां जो थी, कुछ कहानियां इसमें हमने आपको बताई है। किशोर कुणाल की जो कहानियां हैं वो एक एपिसोड में नहीं समाप्त की जा सकती हैं। जो बॉबी हत्याकांड था उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, बड़े परतें उसमें हैं, उसको भी हम आपको अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि बॉबी हत्याकांड को आपको समझाएं और बताएं कि किस तरीके से उसको सुलझाया था किशोर कुणाल ने। आप क्या सोचते हैं ऐसे अधिकारियों को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आज का जुर्म@8pm था, जिसमें हम अब फिलहाल पुलिस वालों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके द्वारा सकारात्मक किए गए काम को बात कर रहे हैं, उनकी बहादुरी के किस्से आपको सुना रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से जनता के बीच एक अलग मैसेज दिया कि पुलिस की ये छवि भी हो सकती है जिस छवि में आज तक देखने की आदत है, उससे पुलिस वालों को निकालने का काम किया। ये किशोर कुणाल की कहानी थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को साझा जरूर करिएगा ताकि हमारी मेहनत को थोड़ा प्रतिफल भी मिलता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। शुक्रिया।